नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि कपाट सुबह 7:10 पर खोल दिए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की गई। वहीं पूजा रावल, भीमा शंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग और धर्माचार्य द्वारा की गई थी। और बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुरक्षित हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। वहीं सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग दिया है। दरअसल पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर यात्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो बाबा बद्री के कपाट खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाए, ताकि आपको बताते चले कि ये कपाट सुबह 7:10 पर खोल दिए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली बार पूजा की गई है। वहीं पूजा रावल, भीमा शंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग और धर्माचार्य द्वारा की गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुरक्षित है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग दिया है और पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर यात्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्नाटक में बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल तरीके से मीटिंग करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी है। उन्होंने कहा कि 58,112 बूथों में बातचीत का प्रसारण करने के लिए टेलीविजन लगाए गए हैं। पीएम मोदी सबसे आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं राज्य में बीजेपी सरकार की वापसी के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी 28 अप्रैल को चुनावी मैदान में उतरेंगे। वह 7 मई को लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री करंदलाजे ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप डाउनलोड किया है। इसके जरिए कार्यकर्ता पीएम से बातचीत कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी कम से कम 15 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कर्नाटक चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। वहीं बीजेपी किसी अन्य राज्य की तुलना में कर्नाटक पर अधिक ध्यान दे रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेंगे। वह कर्नाटक के सबसे बड़े जिलों में से एक बेलगावी में चिकोडी, कितूर और कुडाची का दौरा करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा पीएम उत्तर कन्नड़ जिले का भी दौरा करेंगे। बताते चले कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। इस साल पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से पहले कर्नाटक का 8 बार दौरा कर चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने 9 अप्रैल को यहां का दौरा किया था। उससे पहले वह 25 मार्च को बीजेपी की राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर कर्नाटक के दावणगेरे पहुंचे थे और एक रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित भी किया था। तो आपको बताते चले कि 50 लाख कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी आज बातचीत करेंगे। दरअसल बताते चले कि 6 दिन में 15 सभाएं कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। और वही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक चुनावों को लेकर 2024 को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी किसी अन्य राज्य की तुलना में कर्नाटक पे अधिक ध्यान दे रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेंगे और वो कर्नाटक के सबसे बड़े जिलों में से एक बेलगावी में चिकोडी, कितूर और कुडाची का दौरा करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा पीएम उत्तर कन्नड़ जिले का भी दौरा करेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलुरु में रैली को संबोधित करेंगे और ये वह रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा वे उडुपी जिले के उचिला में मछुआरों से बातचीत करेंगे। दरअसल कॉप निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार सोराके ने बताया कि उडुपी में कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम उचिला महालक्ष्मी मंदिर के शालिनी जी शंकर सभागार में होगा। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रविवार को हुबली पहुंचे थे। वे यहां के बागलकोट गए, जहां 12वीं शताब्दी के कवि और समाज सुधारक बसवेश्वर की जयंती पर कुदाल संगम में शामिल हुए। इस समारोह के बाद राहुल विजयपुरा में जनसंपर्क के लिए रोड शो कर रहे हैं और वही रोड शो के दौरान राहुल ने कहा कि बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है, जो हर काम का 40% कमीशन लेती है। इससे पहले कांग्रेस नेता 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ कोलार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा था कि सवाल पूछने पर मेरी सांसदी छीन ली है, लेकिन मैं अब भी पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। तो राहुल गांधी आज मंगलुरु में रैली करेंगे और आपको बताते चले कि राहुल गांधी का एक हफ्ते में ये दूसरी रैली वहां पर ये कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके अलावा वे उडुपी जिले के उचिला में मछुआरों से बातचीत करेंगे और कॉप निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार सोराके ने बताया कि उडुपी में कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम उचिला महालक्ष्मी मंदिर से शालिनी जी शंकर सभागार में होगा। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रविवार को हुबली पहुंचे थे। वे यहां से बागलकोट गए, जहां 12वीं शताब्दी के कवि और समाज सुधारक बसवेश्वर की जयंती पर कुदाल संगम में शामिल हुआ। इस समारोह के बाद राहुल विजयपुरा में जनसंपर्क के लिए रोड शो कर रहे हैं और साथ ही साथ रोड शो के दौरान राहुल ने कहा कि बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है, जो हर काम का 40% कमीशन लेती है। इससे पहले कांग्रेस नेता 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक गए हुए थे। यहाँ कोलार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया था। इस दौरान राहुल ने कहा था कि सवाल पूछने पर मेरी सांसदी छीन ली गई है, लेकिन मैं अब भी पूछता हूं कि राहुल पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की सुबह 4 बजे रिहाई हो गई है। चोरी चुपके से यह रिहाई की गई है। आपको बताते चले कि इसकी वजह सामने नहीं आई है। वही बुधवार तक ये जानकारी मिली थी कि सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई दोपहर तक होनी है और कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सुबह जब समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे, तब पता चला कि आनंद मोहन को जेल से सुबह से ही छोड़ दिया गया है और गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के समर्थकों ने बिहार की सहरसा जेल से उनकी रिहाई का स्वागत किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में उसके सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देते हुए जेल नियमों में संशोधन किया था। वो 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्ण की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वही सहरसा बाहुबली आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से रिहा हो रहा है। पूर्व सांसद की सुबह 4 बजे रिहाई हुई है। तो आपको बताते चले कि बाहुबली आनंद मोहन 16 साल के बाद जेल से रिहा हो रहा है। आपको बताते चले कि पूर्व सांसद की सुबह 4 बजे रिहाई हुई है। साथ ही साथ हालांकि इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। बुधवार तक ये जानकारी थी कि सहरसा जेल में आनंद मोहन की रिहाई दोपहर तक होनी है। कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सुबह जब समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे, तब पता चला कि आनंद मोहन को जेल से सुबह में ही छोड़ दिया गया है। वही गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के समर्थकों ने बिहार की सहरसा जेल से उनकी रिहाई का स्वागत किया है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने हाल ही में उसके सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देते हुए जेल नियमों में संशोधन किया था। वह 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्ण अरियर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
तत्कालीन डीएम की पत्नी ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग वापसी आनंद मोहन को जेल भेजने की कही है। आपको बताते चले कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्ण आर्या की पत्नी उमा देवी कहती कि केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति और पीएम से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सीएम नीतीश कुमार से आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की अपील करती हूँ। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईईडी हमला किया है। इस हमले में 10 डीआरजी जवानों के साथ एक नागरिक चालन की भी मौत हो गई। आपको बताते चले कि उन सभी के शवों को मौके से निकाला जा रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे और आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने घटना की जानकारी दी है। तो आपको बताते चले कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईईडी हमला किया है और इस हमले में 10 डीआरजी जवानों के साथ एक नागरिक चालक की भी जान गई है। साथ ही साथ उन सभी के शवों को मौके से निकाला जा रहा है और वहीं वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे और आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने घटना की ये पूरी जानकारी दी है। थाना अरणपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबडीश माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरणपुर एवं समेल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गई है। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल के जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण जिला सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिक बुधवार रात को नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर भारत के ऑपरेशन कावेरी तहत इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 3 बैच में 561 लोगों को सऊदी अरब से जिहाद पहुंचाया है। वहीं बुधवार रात 136 भारतीयों का चौथा बैच C-130J एयरक्राफ्ट से और 297 भारतीयों का 5वां बैच INS टैग से पोर्ट सूडान से जिहाद के लिए रवाना हो गया है। यानी अब तक कुल 994 भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोगों से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सूडान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज से INS सुमेधा से सूडान पोर्ट से सऊदी अरब जिहाद पहुंचाया गया। इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से जिहाद लाया गया। आपको बताते चले कि सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू हुई थी, जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 459 लोगों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 4072 लोग घायल हुए। वहीं सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। आपको बताते चले कि सूडान में 72 घंटे से सीज फायर 27 अप्रैल रात 12 बजे तक है। इस दौरान यहां से अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने का समय है। हालांकि संघर्ष विराम के बाद भी राजधानी खार्तूम समेत देश के अन्य हिस्सों में झड़पें जारी हैं। तो बताते चले कि भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी जारी है, जहां पर लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। आपको बताते चले कि स्वदेश सुरक्षित 360 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि
विदेश राज्य मंत्री और मुरलीधरन ने लोगों से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सूडान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज INS सुविधा में सूडान पोर्ट से सऊदी अरब के जहाज पहुंचाया गया। इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से जहाज लाया गया। आपको बताते चले कि सूडान में तख्तापलट के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल से लड़ाई शुरू हुई थी और वहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 459 लोगों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। 4072 लोग घायल हुए। वहीं सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। सूडान में 72 घंटे का सीजफायर 27 अप्रैल रात 12 बजे तक है। इस दौरान यहां से अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने का समय है। हालांकि संघर्ष विराम के बाद भी राजधानी खार्तूम समेत देश के अन्य हिस्सों में झड़पें जारी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।